सेठ जी, आप तो जानते ही हो कि इस बार कितना भयंकर सूखा पड़ा है। सारी फसल खराब हो गई है, खाने तक के लाले पड़े हैं। ठीक है बिशन, तुम रुपए ले सकते हो, लेकिन तुमसे 100 रुपए पर 10 रुपए सूद लूंगा। आपने मेरे बैलों से साल भर जो काम लिया उसका हिसाब 1200 रुपए बनता है, ऊपर से सूद 10 रुपए। सूद समय से ना दे पाने की सूरत में सूद हुआ दोगुना। ये सब गलत है। लालपुर गांव में बिशन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो बहुत मेहनती लेकिन गरीब किसान था। गरीबी हमेशा व्यक्ति का इम्तिहान लेती है। जो इस परीक्षा को समझदारी से पार करता है, जिंदगी उसका ही स्वागत करती है। ऐसे ही एक बार गरीबी ने बिशन का इम्तिहान लिया तो क्या हुआ, आइए देखते हैं। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें कुछ करना होगा। क्या करूं? मैं असहाय हूँ। सारी फसल सूखे ने खराब कर दी। गाय बैल भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। बच्चों की ये हालत अब देखी नहीं जाती। हे भगवान, कहाँ है तू? कुछ तो करना ही होगा। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? दिन रात मेहनत करने वाला किसान हमेशा भूखा ही रहता है और काला बाजारी करने वाले धन्ना सेठ बन जाते हैं। हे भगवान, ये तेरी कैसी माया है। अब तो मुझे सेठ हरिदास के पास जाकर सूद पर पैसे लेने पड़ेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब सेठ हरिदास ही हमारा आखिरी सहारा है, लेकिन वो तो भारी सूद पर पैसा देता है। सारा गांव जानता है, सेठ हरिदास से जो भी सूद पर पैसा लेता है तो फिर वो जिंदगी भर चैन नहीं ले पाता। लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। मुझे कल उसके पास जाना ही होगा। जो भी होगा देखा जाएगा। जिंदगी बहुत बड़ी है, धीरे धीरे पैसे चुका ही दूंगा। अगले दिन बिशन सेठ हरिदास के पास पैसे लेने जाता है। सेठ बिशन को आता देख लेता है और कहता है, अरे बिशन, क्या हाल है? कहो कैसे आना हुआ? सेठ जी, आपसे एक विनती है। हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? सेठ जी, आप तो जानते ही हो कि इस बार कितना भयंकर सूखा पड़ा है। सारी फसल खराब हो गई है, खाने तक के लाले पड़े हैं। घर में बीबी बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। इसमें मेरी क्या मदद चाहिए? बड़ी मुश्किल से बिशन ने 500 रुपए मांगने की हिम्मत जुटाई। ये सुनकर सेठ की आंखों में चमक आ गई। उसे अपना सूद नजर आने लगा। वो अकड़ कर बोला, ठीक है बिशन, तुम रुपए ले सकते हो, लेकिन तुमसे 100 रुपए पर 10 रुपए सूद लूंगा। तुम्हें मंजूर हो तो बोलो। 100 रुपए पर 10 रुपए सूद सुनकर बिशन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो घबरा कर बोला, लेकिन सेठ जी, ये तो बहुत ज्यादा है। आप तो 2 रुपए सूद लेते थे, सारा गांव जानता है। मुझ गरीब पर इतना जुल्म क्यों? ज्यादा है तो मत लो मुझसे पैसा, अपना इंतजाम कहीं और से कर लो। नहीं नहीं सेठ जी, आप तो बुरा मान गए। सूद थोड़ा कम कर लेते तो आपका बड़ा एहसान होता। सूद कम नहीं होगा, और सुनो, सूद देने में अगर एक दिन की भी देरी हो गई तो दुगना सूद लगेगा। ये सुनकर बिशन की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। वो वहाँ से जाने को हुआ ही था कि उसके सामने बीवी बच्चों के भूख से बेहाल चेहरे आ गए। मरता क्या न करता, सेठ की बात माननी पड़ी। लेकिन सेठ की जुल्म की हद यहीं तक नहीं थी। वो बिशन से बोला, जब तक तुम मेरे पैसे चुका नहीं देते तब तक तुम्हारे खेत, घर के 2 कमरे, बैल और गाय मेरे पास रहेंगे। अगर ये सब आप रख लेंगे
तो मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? अरे मैं ये सब तुमसे छीन थोड़े रहा हूँ, बस अपने पास रख रहा हूँ। तुम्हारे घर के 3 कमरों में से 2 में मैं अपना अनाज रख दूंगा। एक कमरे में तुम अपने परिवार के साथ रह लेना। तुम्हारे बैलों से मैं दिन में काम लूंगा और शाम को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। तुम्हारी गाय के दूध पर भी मेरा हक रहेगा। जब भी मुझे लगेगा कि तुम मेरा पैसा नहीं चुका पाओगे तो इस सब पर मेरा कब्जा हो जाएगा। बिशन ने हाँ में मंजूरी दी और सेठ से रुपए लेकर चला गया। दूसरी ओर मोहन अपनी पत्नी राधा के साथ शहर में रहता था। राधा, हमारी शादी को 8 साल हो गए। तू खुश तो है ना? क्यों जी, आज आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आज मैं इस लायक हो गया हूँ कि तुमसे तुम्हारी खुशी पूछ सकूं। बताओ, तुम्हारी खुशी किस में है? आज तुम्हारी खुशियाँ खरीदते हैं। मेरे लिए खुशियाँ खरीदोगे आप? वो कैसे? वो ऐसे कि अगर तेरी खुशी सोने के कंगन में हुई तो तुझे सोने के कंगन खरीद दूंगा। अगर कुछ खरीदारी करने की है तो वो भी करवा दूंगा। आज तुम्हारे सपनों के बारे में बात करते हैं। तुम्हारा कोई सपना है जो तुम पूरा करना चाहती हो? सपना तो है, पर सपने को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तुम पैसों की चिंता मत करो। सालों से तेरे नाम से पैसे जमा कर रहा हूँ। आज मेरे पास 1 लाख रुपए जमा हो गए हैं। तूने भी तो मेरे साथ अपनी खुशियों को दबाकर कितना कठोर परिश्रम किया है। आज तो इन पैसों से अपना सपना पूरा कर सकती है। इतने परिश्रम से जमा किए पैसों को इन छोटी छोटी खुशियों में खराब कर दूं? क्या मैं आपको ऐसी लगती हूँ? कठोर परिश्रम से कमाए इन पैसों को हम किसी बड़े काम में लगाएंगे। तब तक आप इन्हें सुरक्षित रख दीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारे सपने क्या हैं। सपना तो है, मैं अपने गांव के दुर्गा मंदिर में एक चांदी का घंटा दान करना चाहती हूँ। आज उनकी कृपा से हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारा ये सपना हम जरूर पूरा करेंगे। बहुत साल हो गए हमें गांव से आए हुए। ना जाने गांव में सबका क्या हाल है। बिशन और शारदा भाभी किस हाल में हैं? इसके साथ साथ हमें अपने बेटे राजू के सपनों के बारे में भी सोचना चाहिए। उसी के बारे में सोच रहा हूँ। अभी वो 4th कक्षा में पढ़ता है। 10वीं तक आते आते मुझे और पैसे जोड़ लेने चाहिए। उसकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। आपने सही कहा, हमारा बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार है। देखना, एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा हमारा राजू, बिल्कुल कलेक्टर साहब के जैसे। बिल्कुल सही। जब कलेक्टर साहब दौरे पर आते हैं, उनका क्या रौब होता है। साथ में 2 सिपाही चलते हैं। कभी उनके माँ बाप ने भी अपने बेटे के लिए हमारे जैसे सपने देखे होंगे। आप देखना, हमारा ये सपना हमारा बेटा जरूर पूरा करेगा। वो तो ठीक है, लेकिन राजू बहुत देर से दिखाई नहीं दिया। कहाँ है वो? उसका दोस्त माधव आया था, उसी के साथ खेलने गया है। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। क्या तुम्हें याद है, आज सेठ जी के पैसे लौटाने हैं। कुल मिलाकर 550 रुपए देने हैं। याद है भाग्यवान, लेकिन पूरा महीना मेहनत करके भूखे प्यासे रहकर भी सिर्फ 300 रुपए ही जमा हुए हैं। समझ नहीं आता सेठ के रुपए कैसे चुकाऊंगा। बिशन 300 रुपए लेकर सेठ के पास जाता है। सेठ जी, ये 300 रुपए हैं, जिसमें आपका आधा असल और पूरा सूद है। मेरा बाकी का पैसा कब दोगे? सेठ जी, वो मैं जल्दी ही चुका दूंगा। लेकिन तुमने ये पैसे लाने में देरी कर दी, इसलिए तुम्हें 2 गुना सूद भरना पड़ेगा। लेकिन सेठ जी, मैं तो समय से ही पैसे लाया हूँ। तुम्हारा महीना कल शाम को ही खत्म हो गया है। तुमने आने में देरी कर दी। शर्त के अनुसार तुम्हें 2 गुना सूद देना होगा।
सेठ जी कल देर रात तक ही पैसों का जुगाड़ कर पाया, तो सुबह सुबह आपके पास देने चला आया। अब इतना तो मुझ पर रहम कीजिए। मैं कुछ नहीं जानता, अगले महीने असल के साथ दोगुना सूद भी दे देना। अगर समय से नहीं दे पाए तो फिर दोगुना सूद बढ़ जाएगा। बिशन दुखी मन से लौट आया। असल में उसके कंधों पर रुई के गट्ठर से महसूस होने लगा, जो लगातार सूद की बारिश से भीग भीग कर और भारी हो रहा था। बिशन सेठ हरिदास का पैसा चुकाने के लिए बहुत मेहनत करता है। वो कभी काम की तलाश में, कभी इस गांव तो कभी उस गांव और कभी कभी शहर में काम की तलाश के लिए भटकने लगता है। देखते ही देखते 1 साल गुजर जाता है तो एक दिन सेठ हरिदास उसे बुलाता है। बताओ बिशन, अब तुम्हारा क्या इरादा है? पूरा 1 साल होने को आया, लेकिन अभी तक ना असल चुकाया ना ही सूद चुकाया। मुझे लगता है तुमसे मेरा पैसा नहीं चुकाया जाएगा, इसलिए अब तुम्हारे घर, खेत, बैल, सब संपत्ति पर मेरा कब्जा हो जाएगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए। मैं मेहनत मजदूरी करके आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। अब तुम्हें और समय नहीं दे सकता। सेठ जी ऐसा ना कीजिए, मैं गरीब ऐसे में कहाँ जाऊंगा। थोड़ा रहम कीजिए, थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं कोई और इंतजाम कर लूंगा। बिशन के इतना गिड़गिड़ाने पर सेठ उसको कुछ और समय देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि सेठ अच्छी तरह जानता है कि इतने समय में वो इतना पैसा नहीं चुका पाएगा। ठीक है बिशन, मैं तुझे 1 महीने का समय देता हूँ। इस 1 महीने में अगर तुम पैसे नहीं चुका पाए तो मैं जिस कागज पर कहूँगा तुम्हें अंगूठा लगाना होगा। लेकिन सेठ जी, इतने कम समय में मैं इतना कर्जा कैसे चुकाऊंगा? ये मैं कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हें इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता। अब जाओ यहाँ से, मुझे और भी बहुत काम है। 1 महीने का समय और कर्ज का बोझ लेकर बिशन वहाँ से चला जाता है। सेठ और बिशन का ये सारा वार्तालाप कोई बड़े गौर से देख और सुन रहा था। वो था सुखराम काका। आओ आओ सुखराम, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? मेरी बीवी बहुत बीमार है सेठ जी। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा है। अगर कुछ पैसा मिल जाता तो आपकी बहुत कृपा होगी। क्या? और पैसे? अरे पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं सुखराम? तुमने अभी पहले का कर्जा चुकाया नहीं, फिर और पैसे मांगने चले आए। 4 साल हो गए, तुमने सिर्फ असल ही चुकाया है, सूद तो तुमने कभी चुकाया ही नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था, अगर सूद समय पर नहीं दिया तो 50 रुपए सूद हर महीने अलग से लगेगा। मेरा सारा पैसा कब चुकाओगे? तुम्हें पता है तुमने मेरे 35,000 रुपए देने हैं, ये तुमसे ना हो पाएगा। इसलिए आज तुम अपनी जमीन के कागज पर अंगूठा लगा कर जाना, अपने बैल भी यहाँ बांध जाना। सेठ जी रहम करो, घर पर बीवी बिना इलाज के मर जाएगी। अगर ये सब आप ले लेंगे तो इस हालत में हम कहाँ जाएंगे? हम तो जीते जी मर जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानता, मेरा सारा पैसा चुकाओ, अपना घर और बैल छुड़वा लो। जब मेरा पैसा और सूद चुकाने की हिम्मत नहीं होती तो सूद पर पैसा क्यों उठाते हो? सेठ मुनीम से सुखराम के जमीन के कागज पर अंगूठा लगवाने को कहता है। मुनीम जबरदस्ती सुखराम का अंगूठा कागज पर लगवाता है। सुखराम रोता हुआ चला जाता है। माँ, मेरा दोस्त माधव अपने गांव जा रहा है, मुझे भी अपना गांव देखना है। हम कब अपने गांव जाएंगे? हाँ हाँ बेटा, हम अपने गांव जरूर जाएंगे। अभी तुम बाहर खेलने जाओ। राधा, आज राजू ने मेरे मन की बात कह दी। गांव देखने का बड़ा मन करता है, और तुमसे जो वादा किया था कि गांव के मंदिर में चांदी का घंटा देने का, उस वादे को भी साल होने को आया है।
अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी सुखराम चाचा वहाँ आ जाते हैं। वो मोहन को पुकारते हैं। मोहन बेटा, अंदर आ जाइए सुखराम चाचा। सुखराम चाचा अंदर आ जाते हैं। कहिए चाचा, क्या हाल है? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। मोहन बेटा, तुम्हें तो पता ही है मोहन बेटा, मेरा बेटा कमलेश जब से लखनऊ गया है हमारी तो सुध ही नहीं लेता। अब उससे तुम्हारी चाची के इलाज के लिए पैसा मांगता हूँ तो झगड़ा करता है। अपनी बीमार माँ का ख्याल भी नहीं है उसे। बोलता है कल के मरने वाले आज मर जाएं, लेकिन मेरे सिर का बोझ ना बने। कमलेश ऐसा निकलेगा मालूम नहीं था। जब गांव में था तो कितना आज्ञाकारी था। आप दोनों ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। बेटा, तुम्हारी चाची बीमार रहती है, उसके इलाज के लिए पैसे जमा नहीं कर पा रहा हूँ। सेठ हरिदास के पास भी गया था पैसे लेने, उसने पैसे देने से मना कर दिया। ऊपर से घर जमीन पर भी कब्जा कर लिया। कुछ समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं। अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया है अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं किया गया तो। कितने पैसे लगेंगे ऑपरेशन में? डॉक्टर ने तो 20,000 बताया है। तभी राधा 30,000 रुपए लेकर सुखराम चाचा के हाथों में रख देती है और कहती है, चाचा जी आप ये रुपए रख लीजिए और चाची जी का इलाज अच्छे से करवाइए। पैसे कम पड़े तो कहना, हम आपके साथ खड़े हैं। ये पैसे तो बहुत ज्यादा हैं बेटी, मुझे तो बस 20,000 ही चाहिए। चाचा आप ये पैसे रख लीजिए, चाची के इलाज में कोई कमी मत रखिएगा बस। यकीन नहीं आता, इस जमाने में तुम जैसे लोग भी हैं जो दूसरों की मदद के लिए अपने जीवन भर की पूंजी दांव पर लगा देते हैं। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। सुखराम चाचा पैसे लेकर जाने वाले होते हैं, तभी उनको कुछ याद आता है। वो मोहन को कहते हैं, अरे मोहन बेटा, कुछ दिन पहले जब मैं सेठ हरिदास के पास तुम्हारी चाची के इलाज के लिए पैसे मांगने गया था तो वहाँ मैंने तुम्हारे बचपन के दोस्त बिशन को देखा। आजकल उसके हालात ठीक नहीं हैं। वो सेठ हरिराम से पैसों के लेन देन की बातें कर रहा था। उनकी बातों से मुझे लगा कि बिशन शायद बहुत बड़ी मुश्किल में है। इतना कहकर सुखराम चाचा वहाँ से चले जाते हैं। ये तो बिशन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो सूदखोर सेठ तो बड़ा जालिम है। बिशन को उससे सूद पर पैसा नहीं लेना चाहिए था। सुनो जी, तुम्हें अपने दोस्त बिशन की मदद करनी ही होगी। मदद तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन बिशन बहुत ही खुददार व्यक्ति है। वो मुझसे पैसों की मदद नहीं लेगा। लेकिन तुमने सुखराम चाचा को पैसे देकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। किसी की मदद करना भी तो दान पुण्य का ही काम होता है ना। सही कहा तुमने। अब हमें तुम्हारी दोस्त बिशन की मदद के बारे में सोचना चाहिए। सही कहा तुमने। मैं भी यही सोच रहा हूँ राधा। तुम्हें याद है बरसों पहले जब हम गांव में रहते थे, वहाँ के गुंडे नटवर दादा ने हमें कितना परेशान किया था। हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए उसने हमारे खेतों में खड़ी हुई फसल में आग लगा दी थी। गिरधर की मदद करने के कारण उसके आदमियों ने हमारे घर में आग लगा दी थी। जब हम बेघर हो गए थे, भूखे प्यासे जब हम दर दर भटक रहे थे, तब बिशन ने हमारी मदद की थी, अपने घर में आसरा दिया। हमारी वजह से नटवर और उसके आदमियों ने बिशन और उसके परिवार पर कितने जुल्म किए, लेकिन वो डरा नहीं, सच्चा दोस्त बनकर खड़ा रहा। जब सारा गांव चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था, उस समय बिशन की गवाही पर ही नटवर और उसके आदमियों को पुलिस पकड़कर ले गई और उनको सजा हुई। बिल्कुल सही, लेकिन जेल जाते जाते नटवर ने बदला लेने की बात कही तो शारदा भाभी ने अपने हाथों की चूड़ियां देकर हमें शहर की बस में बिठा दिया। हमारी मुसीबत में वो दोनों भगवान बनकर आए थे। कुछ भी हो, मुझे गांव जाकर बिशन की मदद करनी ही होगी।
तुमने कहा पैसों की मदद तुम्हारा दोस्त नहीं लेगा, तो फिर किस तरह उसकी मदद करोगे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे गांव जाना ही होगा। बात अब अकेले बिशन की नहीं, अब तो सारे गांव को सेठ हरिदास के जुल्म से मुक्ति दिलानी ही होगी। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ गांव चलूंगी और साथ में राजू को भी ले चलेंगे। कितनी बार कह चुका है, माँ मुझे अपना गांव देखना है। ठीक है, गांव चलने की तैयारी करो। दूसरी ओर बिशन के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता ही चला गया। कभी किसी महीने थोड़ा कर्ज चुका देता, कभी कभी महीनों तक 1 रुपया भी नहीं चुका पाता। सुनो, तुम्हें याद भी है या नहीं, सेठ जी का कर्ज चुकाना है, वो भी सूद के साथ। याद है भाग्यवान, वही सोच सोच कर मेरी रातों की नींद हराम हो गई। सेठ का कर्ज और सूद इतना हो गया कि अब सारी जिंदगी सेठ की गुलामी करके भी चुका नहीं पाऊंगा शायद। मेरे बच्चों तक से सेठ अपना सूद वसूल करेगा। हमारे खेत और इस घर पर अब वो अपना कब्जा कर लेगा। अब क्या होगा? लेकिन तुम चाहो तो हमें एक भी पैसा सेठ को नहीं देना होगा, बल्कि सेठ हमें पैसे देकर अपनी जान छुड़ाएगा। बस तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा होगा कैसे? हाँ, हो सकता है, बस तुम थोड़ी हिम्मत के साथ वो करो जो मैं कहती हूँ। अगर ऐसा हो सकता है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसके बाद शारदा बिशन को 2 थैलियाँ देती है। इसमें क्या है? इसमें वो पैसे हैं जो तुम्हें सेठ को देने हैं। एक में असल और एक में सूद है। क्या? इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे, कहाँ से आए? लेकिन तुमने कहा था कि हमें सेठ को पैसे नहीं देने होंगे। इसके बाद शारदा अपनी योजना बिशन को बताती है, जिसे सुनकर बिशन की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो शारदा की बुद्धिमानी से प्रभावित होता है। अगले दिन उसने गांव के सभी लोगों को चौपाल में इकट्ठा किया और कहा, आज मैं सेठ हरिदास का सारा कर्ज चुका दूंगा, वो भी सूद समेत। इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया जो तुम सेठ का सारा पैसा सूद समेत वापस कर दोगे? अरे तुम बस देखते जाओ, बस सेठ जी को आने दो। लेकिन सारा गांव जानता है कि एक बार जो भी सेठ हरिदास से कर्जा लेता है वो कर्ज चुकाए बिना ही शमशान पहुंच जाता है, लेकिन कर्ज ज्यों का त्यों रहता है। ये गांव में पहली बार होगा कि कोई सेठ हरिदास का पूरा कर्जा चुकाएगा, वो भी सूद समेत। थोड़ी देर में वहाँ सेठ हरिदास पहुँच जाता है। सेठ खुश था कि आज उसे सारा पैसा और खूब सारा सूद मिलेगा। लाओ बिशन, मेरा असल और सूद, जल्दी मेरा हिसाब कर दो। बिशन ने 2 थैलियाँ चौपाल पर रख दी और कहा, इसमें से एक थैली में इनका असल है और एक में इनका सारा सूद। सेठ ने देखा सूद की थैली असल की थैली से बहुत बड़ी है। इतने रुपए देखकर सेठ की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही सेठ ने पैसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो बिशन ने उन्हें रोक दिया। रुकिए सेठ जी, इतनी जल्दी भी क्या है? सेठ जी, आपका हिसाब तो हो गया, लेकिन अभी मेरा हिसाब बाकी है। तुम्हारा हिसाब? कौन सा हिसाब है तुम्हारा? गांव वालों ने देखा कि बिशन के पास भी एक खाता किताब है, जिसे खोलकर बिशन बोला, मुखिया जी, अगर 1 साल के लिए 1 बीघा खेत ठेके पर लिया जाए तो कितना मूल्य होगा? 200 रुपए महीना के हिसाब से 2400 रुपए। 1 साल के लिए 2 बैलों का कितना किराया होगा? 50 रुपए के हिसाब से 600 रुपए। बिशन, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं सेठ जी, सच्चाई है। अब सुनिए पूरा हिसाब। आपने जो मेरे 2 बीघा खेत अपने पास रखे, उनका किराया बना 4800 रुपए और इस पर 10 रुपए सूद। सूद समय पर ना दे पाने की सूरत में सूद हुआ दोगुना, ये बना लगभग 7000।
ये क्या बक रहे हो बिशन? ये सब क्या है? रुकिए सेठ जी, अभी और भी बाकी है। आपने मेरे बैलों से साल भर जो काम लिया उसका हिसाब 1200 रुपए बनता है, ऊपर से सूद 10 रुपए। सूद समय से ना दे पाने की सूरत में सूद हुआ दोगुना। बैलों का साल भर का हिसाब बना लगभग 1800 रुपए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब गलत है। मेरे घर के 2 कमरों का किराया 100 रुपए के हिसाब से 2400 रुपए बनता है। 100 रुपए सूद और समय से ना चुकाने की सूरत में सूद हुआ दुगना, इसके बने 3500 रुपए। साल भर मेरी गाय का दूध पिया, 20 रुपए के हिसाब से 480 बने, उस पर सूद 10 रुपए और समय से ना चुका पाने की सूरत में सूद हुआ दुगना, इसके बने 800। ये हिसाब गलत है, मैं इसे नहीं मानता। ये सब आपका ही किया धरा है सेठ जी। आपने गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाया, थोड़ा कर्ज देकर भारी सूद वसूल किया। अब यही सूद आपको भारी पड़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सभी गांव वाले तालियां बजाने लगे और सेठ की आंखों में डर और हार साफ झलकने लगी। बिशन बिल्कुल ठीक कह रहा है। बिल्कुल ठीक मुखिया जी, बिशन ने तो कमाल कर दिया। आपके असल और सूद मिलाकर हुआ 3750 रुपए, जो कि मैंने देने हैं, और मेरे हिसाब से आपने लगभग 12,000 रुपए मुझे देने हैं, जिसमें से 3750 मेरे पास आ गए। ये कहकर बिशन ने चौपाल पर रखी दोनों थैलियां उठाकर अपने पास रख ली। सेठ जी, अब आपने मुझको 8,250 रुपए देने हैं। जल्दी से मेरा हिसाब कीजिए। आज महीने का आखिरी दिन है, कल से सूद दोगुना हो जाएगा। लेकिन मैं इस हिसाब को नहीं मानता, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल सही हिसाब है, तुम्हें ये मानना ही होगा। एक आदमी भीड़ से उठकर सेठ के सामने खड़ा हो गया। कौन हो तुम लोग जो इस बेईमान की हिमायत कर रहे हो? तभी वो आदमी बोला, हम हैं कलेक्टर वीरभान सिंह। हमें तुम्हारी शिकायत पहले भी मिली थी, लेकिन हम तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। तुम्हें बिशन को पैसे देने ही होंगे, नहीं तो मैं तुम्हें लोगों से पैसा ठगने के जुर्म में कैद करवा दूंगा। अब मर्जी तुम्हारी है। सेठ हरिदास कलेक्टर को अपने सामने देख हक्का बक्का रह गया। साहब, मैं तो मजाक कर रहा था, बिल्कुल सही हिसाब किया है बिशन ने। मैं अभी बिशन के सारे पैसे दिए देता हूँ। अब इन सभी गांव वालों के पैसे, घर, खेत और मवेशी भी लौटाने पड़ेंगे, जो तुमने मनमाने ढंग से अपने कब्जे में किए हैं। आगे से मुझे एक भी शिकायत तुम्हारे खिलाफ मिली तो तुम्हारी खैर नहीं। बिल्कुल हुजूर, बिल्कुल। मैं सभी गांव वालों का सारा सामान लौटा दूंगा। यही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। इतना कहकर कलेक्टर वीरभान सिंह वहाँ से चले जाते हैं। क्यों सेठ जी, कैसी रही? आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। भारी सूद लेते लेते आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपको भी सूद देना पड़ सकता है। सही कहा बिशन, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं सूद के लालच में अंधा हो गया था, मेरी इंसानियत खत्म हो गई थी, लेकिन आज तुमने मुझे मेरी औकात दिखा दी। फिर सेठ हरिदास ने बिशन और सभी गांव वालों से वादा किया, आज से मैं सूद पर पैसा नहीं दूंगा, किसी गांव वाले को परेशान नहीं करूंगा, बिना किसी मोल भाव के सभी गांव वालों की मदद करूंगा। गांव वाले हैरान थे, क्योंकि किसी ने कभी भी नहीं सोचा था कि सेठ हरिदास अपनी हार मान लेगा। अरे वाह बिशन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो बड़े बुद्धिमान निकले। अब तक ये बुद्धिमानी कहाँ छुपा रखी थी? और ये योजना तुमने कैसे और कब बनाई? और कलेक्टर साहब अचानक गांव में कैसे पहुंच गए? तभी वहाँ पर शारदा, मोहन, राधा, राजू और सुखराम चाचा भी आ जाते हैं।
ये सारी योजना मोहन और राधा की है और ये पैसे भी इन्हीं के हैं। इन्हीं की वजह से आज हम लोग और सारा गांव सेठ हरिदास और उसके सूद के चंगुल से आजाद हुए हैं। कलेक्टर साहब को भी मोहन भैया ने ही बुलाया था ताकि सेठ की सारी बेईमानी उनके सामने आ जाए। तो ये योजना मोहन तुम्हारी थी। अच्छा सबक सिखाया तुमने सेठ को। जिससे हम लोग डरते हो उसे थोड़ी हिम्मत और थोड़ी समझदारी से हराया जा सकता है। हर किसी की चालाकी हर बार काम नहीं करती। अगर हमारे दिल में सच्चाई है तो हम बड़ी से बड़ी बुराई को हरा सकते हैं। मुझे ये हिम्मत मेरे दोस्त बिशन से मिली है। जैसे कुछ बरस पहले इसने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया, उसी प्रकार आज वही दोस्ती का फर्ज मैंने निभाया। अगर सुखराम चाचा हमें मिलने नहीं आते तो हमें गांव का और बिशन का हाल पता ही नहीं चलता और हम ये सब नहीं कर पाते। मैं तो खुद मोहन से मदद मांगने गया था तो आते समय बिशन का हाल भी कह सुनाया। मैंने इसमें कोई चमत्कार नहीं किया। तभी सुखराम चाचा अपने थैले में से एक चांदी का घंटा निकालकर राधा को दे देता है। ये लो बिटिया, ये तुम्हारी अमानत है। जब मैं शहर मोहन से मदद मांगने लेने आया था तब मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। तुम्हारी चाची के ऑपरेशन के बाद बचे पैसों से मैं ये तुम्हारे लिए ले आया। बिशन ने आगे बढ़कर मोहन को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन के बाद सेठ ने गांव वालों को परेशान करना और मनमाना सूद वसूलना छोड़ दिया। सुखराम और उसके जैसे गरीबों की जो भी जमीन, घर और बैलों पर कब्जा किया था उन्हें वापस कर दिया। सारा गांव मोहन की बुद्धिमानी और दोनों की दोस्ती की प्रशंसा कर रहा था। सभी मिलकर गांव में स्थित मंदिर जाते हैं। राधा वहां चांदी का घंटा माता के चरणों में चढ़ाती है। तभी बिजली कड़कने के साथ बारिश शुरू हो जाती है। जो गांव साल भर से सूखे की मार झेल रहा था वो बारिश में एकदम हरा भरा हो जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आप ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल कहानी टोन्स जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियाँ आपसे मिस ना हो।